बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आए रोज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। इस पर हम लोग काफ़ी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुके हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसका हमें इंतहाई पॉजिटिव फीडबैक मिला था और लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू होना चाहिए और इशू बेस्ड होना चाहिए। इशू को स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस होना चाहिए। तो नाज़रीन, उसी सिलसिले में हम लोगों ने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है इंतहाई रिस्पेक्टेड डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब के साथ, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है साइकेट्री डिपार्टमेंट के, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं, ना सिर्फ लोकल सतह पे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और कौमी सतह पे भी। तो आज इसी सिलसिले में हमारा एक और प्रोग्राम है जिसमें हम एक टॉपिक, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, उसको डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे और उसकी जो भी सिम्टम्स हैं या जो भी ट्रीटमेंट्स हैं या जो भी उससे रिलेटेड बातचीत है वो इस प्रोग्राम में होगी। तो सबसे पहले तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया और दोबारा ये प्रोग्राम लेके आएंगे, मुझे आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, इस दफ़ा हम लोगों का टॉपिक है पैनिक अटैक्स। तो सबसे पहले तो आप नाजरीन को ये बताएं कि पैनिक डिसऑर्डर्स या पैनिक अटैक्स होते क्या हैं? जी, पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली एंजाइटी की एक किस्म है। एंजाइटी से मुराद है एक अंदरूनी इज़्तिराब, डर और ख़ौफ की वो कैफ़ियत जो आपके ऊपर या तो मुसलसल तारी रहे या बाज़ औक़ात तारी हो और उसकी वजह से आपके रोज़मर्रा के मामूलात इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएं। ये अंदरूनी इज़्तिराब, डर और ख़ौफ बहुत सारी जिस्मानी और ज़हनी अलामतों की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एंजाइटी डिसऑर्डर की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ बड़ी बड़ी किस्मों के नाम मैं आपके सामने लेता हूँ, जैसा कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज़, और फिर जिसका जो आज हमारा टॉपिक है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक अटैक, ये भी एंजाइटी की एक बहुत बड़ी किस्म है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसके इनिशियली तो ये थोड़ा सा बताएं कि इस पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या अलामात होती हैं कि जिनके आने से पेशेंट को ये समझना चाहिए कि ये पैनिक अटैक है और डायरेक्टली किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सके पेशेंट? जी, पैनिक अटैक को तो बाज़ औक़ात शुरू में पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे पैनिक अटैक एक ऐसी कैफ़ियत है जिसमें मैंने जैसे आपको बताया ना, एंजाइटी या इज़्तिराब, डर और ख़ौफ अचानक यकदम पैदा होता है और 1-2 मिनट के अंदर और बाज़ औक़ात 30 सेकंड के अंदर क्लाइमेक्स पे, बहुत रूज पे चला जाता है। और उसके दौरान ऐसी अलामतें हो सकती हैं जैसे दिल की धड़कन का अचानक तेज़ हो जाना, आपको ऐसे लगे जैसे जिस्म में से अचानक सांस निकल गया है, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होना, ऐसे लगना जैसे आपका दम घुट रहा है, बाद लोगों को चक्कर आते हैं उसके साथ, और हाथ पाँव में जैसे सुइयाँ चुभना महसूस हो सकता है और ऐसे लगता है जैसे आपके हाथों से कंट्रोल निकल रहा है या गॉड फॉरबिड आपको हार्ट अटैक हो रहा है या आप मरने वाले हैं। तो इस किस्म की अलामतें हो सकती हैं और ज़ाहिर है शुरू में जब किसी को ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये अलामतें होंगी तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये पैनिक अटैक है या कोई सीरियस बीमारी है मुश्किल है। तो ऑब्वियसली आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाके पहले अपनी असेसमेंट करवानी होती है और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं, अगर तमाम इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट नॉर्मल हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पैनिक अटैक था, ये पैनिक एंजाइटी का हमला हुआ था। बिल्कुल ठीक है। इनिशियल इसकी डिस्कशन एक्सपर्ट के साथ बहुत ज़रूरी है जी। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बताएं कि इसके क्या स्टैट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब? जी, WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर साल जो मुख्तलिफ़ जिस्मानी या ज़हनी बीमारियां हैं उनके बारे में अपने आदाद व शुमार शाया करती है। तो WHO के जो करंट स्टेटिस्टिक्स हैं, आदाद व शुमार हैं, वो हमें ये बताते हैं कि तकरीबन दुनिया में 300 या 400 मिलियन के करीब, टू बी एग्जैक्ट वो कहते हैं 301 मिलियन पीपल, इतने लोगों को एंजाइटी का कोई ना कोई किस्म का डिसऑर्डर मौजूद है। हम सब प्रोफेशनल्स को ये लगता है कि ये अंडरस्टेटमेंट है और ये जो आदाद व शुमार हैं एक्चुअल आदाद व शुमार से बहुत कम हैं और एक्चुअल आदाद व शुमार शायद इससे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ अनऑफिशियल सर्वेज़ और स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि दुनिया में हर 4 में से 1 आदमी को शायद कोई ना कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है।
एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादातर तकरीबन आप समझ लें 15 साल से 30 साल की उम्र के लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इससे ज़्यादा लेट एज में भी हो सकता है, लोगों को 50s में और 60s में भी पहली दफ़ा पैनिक अटैक हो सकता है, लेकिन कॉमन एज 50 to 30 इसमें स्टार्ट हो जाता है। जनरली हम ये समझते हैं कि औरतों में एंजाइटी या पैनिक अटैक्स मर्दों की निस्बत थोड़े ज़्यादा होते हैं और यंग लोगों में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे आदाद व शुमार हैं। और कुछ रिसर्च हमारी ये भी कहती है कि दुनिया में सबसे कॉमन जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो एंजाइटी है। हाँ, और बाज़ लोग ये भी लिखते हैं कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जिसको ज़िंदगी में कभी ना कभी एंजाइटी डिसऑर्डर की कोई ना कोई किस्म ना हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना कॉमन इशू है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? पैनिक अटैक्स की क्या मेन कॉजेज़ हैं कि जिनकी वजह से ये होता है? देखें, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन जनरल या एंजाइटी, इन सब के पीछे एग्जैक्ट वजूहात का तो शायद हमें उस तरह पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ऑब्वियस हैं जो हमें पता हैं वो ये हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और एंजाइटी डिसऑर्डर्स या पैनिक अटैक्स ये फैमिली में रन कर सकते हैं, यानी मौरूसियत के साथ इनका ताल्लुक़ है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपकी फैमिली में, आपके बहन भाइयों में, माँ बाप में, फर्स्ट कज़न्स में एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक अटैक है तो आपका ख़तरा 4 to 6 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा स्ट्रेस हमारे माहौल में, इर्द गिर्द के हालात में, और स्ट्रेस की कोई भी वजह हो सकती है, जैसे जॉब रिलेटेड, इकोनॉमिक स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, जिस्मानी बीमारियों का स्ट्रेस, तो उसके साथ पैनिक अटैक का रिलेशनशिप हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है जो हम समझते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा उसका एसोसिएशन हम देख रहे हैं वो ड्रग्स एंड अल्कोहल है, यानी मंशियात, नशावर चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसके दौरान उनको मुख्तलिफ़ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंजाइटी डिसऑर्डर ये पैदा हो सकता है। कुछ जिस्मानी बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर का एसोसिएशन है, जैसे हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी, ये वो तमाम क्रॉनिक जिस्मानी बीमारियां हैं जिनके साथ पैनिक अटैक का या एंजाइटी डिसऑर्डर का एसोसिएशन है। इसी तरह कुछ अद्वियात हैं जो आप बहुत सारी बीमारियों के लिए खाते हैं, जैसे टीबी की दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ, हेपेटाइटिस बी या सी की दवाइयाँ, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, उनके साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का ताल्लुक़, यानी उनकी वजह से भी एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। उनका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस के हवाले से बताएं कि पैनिक अटैक्स का कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है? जी, पैनिक अटैक को डायग्नोस करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आपको पहली दफ़ा जब पैनिक अटैक होता है तो आपको जाके किसी मुस्तनद मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पहली दफ़ा जब आपको होगा तो आपको पता तो नहीं होगा कि मुझे पैनिक अटैक हुआ है। आपको तो ये महसूस होगा कि मेरे साथ कोई वाक़या हुआ, कोई बहुत शदीद किस्म का मैं बीमार हुआ था और मुझे जाके अपने सब टेस्ट करवाने चाहिए। तो आइडियली आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन जिसमें ब्लड टेस्ट शामिल हैं, अगर हार्ट से रिलेटेड टेस्ट हैं, ECG है, एको है, जो भी डॉक्टर को लगता है टेस्ट ज़रूरी हैं, तो उनकी बुनियाद पे आपको वो देख के बता सकता है कि ये जो आपके साथ हुआ था इसमें किसी जिस्मानी बीमारी का अमल दखल नहीं है। और यहाँ पे एक और बात कहता चलूँ कि हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब डॉक्टर आपसे मालूमात पूछता है कि जब आपकी तबीयत ख़राब हुई थी उस वक्त आपको क्या हुआ था, तो पैनिक अटैक में लोगों का सबसे बड़ा डर ये होता है कि मुझे शायद हार्ट अटैक हो रहा था। तो वो डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर अपनी हिस्ट्री से ये पता लगा सकता है कि जो आपको अलामतें हुई थी उनका हार्ट से कोई रिलेशनशिप था या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो टिपिकली लेफ़्ट साइड, सेंटर ऑफ द चेस्ट, और फिर वो बाजू में बाजू का जबड़े की तरफ जाना, उसके साथ दिल मत लाना, उल्टी आना, तो और एग्जर्शन के साथ उसका रिलेशनशिप हो सकता है। तो अच्छा डॉक्टर एक अच्छी हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे फिर आपको बता सकता है कि वट एवर यू हैड, जो कुछ भी आपके साथ हुआ था वो पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर का एक हमला था और आपको किसी मुस्तनद साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी डिटेल इसकी डिस्कशन हो गई है, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रीटमेंट का। इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या टेक्निक्स हैं, मेडिकेशंस हैं या अदर देन मेडिकेशंस भी इसकी ट्रीटमेंट है, उस हवाले से बताएं।
जी, ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि WHO की स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि दुनिया में हर 4 लोग जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर उनमें से सिर्फ एक आदमी अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा है। यानी हर 4 में से 3 लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें एंजाइटी डिसऑर्डर है और वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे। तो बुनियादी तौर पे लोगों को अवेयरनेस देना, एजुकेट करना ज़रूरी है कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 3 बुनियादी सतून हैं ट्रीटमेंट के। एक है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग टेक्निक्स, जिसमें ख़ास तौर पे CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की हम बात करते हैं। उसके बाद बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये CBT के हवाले से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CBT क्या चीज़ है। अच्छा, CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काउंसलिंग की या साइकोथेरेपी की या बातचीत के तरीके इलाज की एक ऐसी टेक्निक है जिसकी बुनियाद ये है कि हमारे सोचने का अंदाज़, हमारा चीज़ों को फ़ील करना या जज्बात और हमारा तर्ज़ अमल या बिहेवियर, इनके दरमियान में आपस में कनेक्शन है। सादा अल्फाज में, अगर आप की सोच हालात की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बीमारी की वजह से मनफी हो चुकी है तो उसकी वजह से आपके जज्बात भी मनफी हो जाएंगे, यानी यू विल फील बैड, और उसकी वजह से आपके बिहेवियर के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। यानी दूसरे अल्फाज में, अगर आपकी सोच को पॉजिटिव किया जाए, आपके सोचने समझने के अंदाज़ में जो नुकाइस हैं उनको थेरेपी के ज़रिए ठीक किया जाए तो आपकी फीलिंग्स को और आपके बिहेवियर दोनों में बेहतरी आ सकती है। तो CBT एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट करता है। इसके उमूमन 12 से 16 या 18 सेशंस होते हैं, हर हफ्ते में करने होते हैं और इसमें लोगों को ज़बरदस्त बेहतरी आ सकती है। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग साइकोथेरेपी में या काउंसलिंग में इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वरना इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद मेडिकेशंस के हवाले से थोड़ा बताएं कि पैनिक अटैक्स में अगर मेडिकेशन यूज़ करनी पड़े तो उनका क्या प्रोसेस होगा। जी, मेडिकेशन आपको पता है हमारी सोसाइटी में हमारी दवाइयों के बारे में, ख़ास तौर पे साइकेट्रिक दवाइयों के बारे में वैसे ही बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिथ्स हैं। जनरली जो हम दवाइयाँ शुरू करते हैं उनको हम कहते हैं SSRIs, ये एंटी डिप्रेसेंट की एक किस्म है, या एक और किस्म है SNRIs। ये एक ख़ास किस्म की दवाइयाँ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो ब्रेन में, हमारे दिमाग में ख़ास कीमियाई मादा है जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन, उसको ठीक करता है, उसको इन्हांस करता है, उसके लेवल को बढ़ाता है और उसके ज़रिए डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, इन अलामतों को बेहतर करने में मदद मिलती है। बाज़ औक़ात एक दवाइयों का ग्रुप है बेंजोडाइज़ेपिन, वो हम 1-2 हफ़्ते के लिए वो भी देते हैं ताकि वक्ती तौर पे एकदम बेहतरी आ जाए। तो बुनियादी बात यह है कि ये दवाइयाँ आपको ख़ुद नहीं ख़रीदनी चाहिए, मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से पूछ के नहीं लेनी चाहिए जब तक आप किसी मुस्तनद साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपनी डायग्नोसिस, असेसमेंट ना करवा लें, प्रॉपर तशख़ीस ना हो जाए और साइकेट्रिस्ट फिर ये भी फ़ैसला कर लेगा कि अलामतों की शिद्दत क्या इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए दवाई की ज़रूरत है। क्योंकि अगर दवाई के बगैर सिर्फ साइकोथेरेपी से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काम चल सकता है तो फिर हम दवाई नहीं लिखते। तो जब दवाई लिखनी पड़ जाए तो कम से कम हमें 6 महीने वो दवाई मरीज़ों को देते हैं और नॉर्मली मरीज़ों को ये बताते हैं कि इस दवाई से आपकी तबीयत बेहतर होने में 2 से 3 हफ़्ते, बाज़ों का 4 हफ़्ते लग सकते हैं। तो शुरू में आपको वेट करना पड़ता है, एकदम दवाइयों से पैनिक नहीं करना, जज नहीं करना कि 10 दिन हो गए मैं ठीक नहीं हुआ। तो बाज़ों का 4-1 हफ़्ते उसकी बेहतरी में लग सकते हैं। ग्रेजुअली बेहतरी आती है और ज़्यादातर केसेस में अप टू 6 मंथ्स हम दवाई को लिखते हैं और 6 मंथ्स के बाद ग्रेजुअली दवाइयों को एकदम बंद नहीं करते, ग्रेजुअली टैपर ऑफ करके आहिस्ता आहिस्ता बंद करते हैं। और कुछ लोगों में दवाइयाँ बड़े आराम से बंद हो जाती हैं, कुछ लोगों में दवाई बंद करना इतना आसान प्रोसेस नहीं है, तो उसको अंडर सुपरविजन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह से आप करते हैं इसमें? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बेसिकली कॉमन सेंस की बातें हैं और हम लोगों में सिर्फ ये रीइंफोर्स करवाते हैं, उनको बताते हैं कि वो चीज़ें जो देखने में, समझने में शायद बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपना के हम अपने स्ट्रेस लेवल को बेहतर बना सकते हैं। और जब आप स्ट्रेस लेवल को बेहतर बना सकते हैं तो फिर पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। और ये वही बातें जो हम पहले करते रहते हैं। नंबर 1, गुड फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में
ये शामिल कर लें कि आप दिन में 1 घंटा पौना घंटा गुड फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, कोई एक्सरसाइज करेंगे, इवन ब्रिस्क वॉक करेंगे, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर में फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो हम बताते हैं लोगों को अक्सर, वो स्लीप हाइजीन है, यानी अपनी नींद का ख्याल रखना, रात को अर्ली सोना और सुबह अर्ली उठना, और कोशिश करना कि मिनिमम 7 to 8 आवर्स आप सोएं और कोशिश करें कि दिन को ना सोएं। उसके अलावा कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, कैफ़ीन जिनमें है, जैसे कॉफ़ी है, बेवरेजेस हैं, कोल्ड बेवरेजेस हैं, चाय, इसका इस्तेमाल आप कम करें। जंक फूड को अवॉइड करें, ओवर ईटिंग से परहेज़ करें। फिर हम एक चीज़ जिसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस करते हैं, सोशल कनेक्टिविटी, कि अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें। कोशिश करें कि कोई ना कोई लेजर एक्टिविटी आप अपनी रूटीन में उसको शामिल करें। तो ये देखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जितनी भी बातें मैंने की हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको पता है, लेकिन हम इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा लाइफ में शामिल करने में स्ट्रगल करते हैं। हमें लगता है कि काम मुश्किल है। अगर हम इसको शामिल करना शुरू कर दें तो हमें दवाइयों की ज़रूरत शायद ना पड़े। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कहना भूल गया, वो स्क्रीन टाइम है। वो स्क्रीन टाइम को भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी रिसर्च है कि जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका होता है, उसके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर्स का एसोसिएशन है, आपकी सोशल कनेक्टिविटी कम होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम होते हैं, आपका टेंशन स्पैन कम होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, और इनडायरेक्टली मेंटल हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो स्क्रीन टाइम को कम करने से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि हम लोगों ने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैनिक अटैक्स, वो डिस्कस किया है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ हमारी अब ये एक सीरीज स्टार्ट हो गई है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम टॉपिक वाइज डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।